हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त मजे कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या रेडी हैं आज के वन शॉट के लिए, जो है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको डटे रहना है, मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी जो भी सीबीएसई ने क्यूरिकुलम बनाया है उसके बेस पर एकदम से पूरा कवर करेंगे। कुछ भी टॉपिक इससे बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारंभ क्लासेस, जिस पर हम कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, जैसा दिख रहा है आपको, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। क्या रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बहुत बेसिक से इसको कवर करेंगे। याद रखना, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ भी अगर आपसे रहता है तो मुझे कमेंट में बताइए लास्ट में। वैसे तो मैं कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपके लिए जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ एकदम प्रॉपर, पूरा बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड ही होना चाहिए। चलिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का जो नेम है आपका वो क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, तो आई क्या होता है, आई के बारे में आना बहुत ज़रूरी है। आई अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या है आई के बारे में, आई तो आपने देखा है कि सर हमारा आई तो ये है जो हम देख पा रहे हैं जिसकी वजह से, बस उसी का हमको स्टडी करना है कि इसका क्या फिनोमिनन बेस्ड है, ये क्या कैसे वर्क करती है आई, सारी चीज़ों को विजुअल कैसे बनाती है, कितना दूर तक हम देख पाते हैं, कितना पास का देख पाते हैं, ये सब आज इस चैप्टर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ह्यूमन आई क्या होता है, द आई अलाउ अस टू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू द डिटेक्शन ऑफ द लाइट एंड कलर। तो आई ही है हमारी बॉडी का पार्ट जो सारे वर्ल्ड को हमको फील कराता है, यानी कि देख करके ये इंटरप्रेट करता है कि क्या चीज़ कैसा है, किस कलर का है, कैसा है, सारी चीज़ों को देख करके हमें आई डिसाइड करके बताता है। पार्ट्स ऑफ आई की बात करते हैं, सारे पार्ट्स का मैं प्रॉपरली आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना अंदर आपका जो भरा हुआ है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो अंदर भरा हुआ है ना आई के अंदर, जो रेड वाला लेयर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक लेयर ये नजर आ रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड है ना, इसको बोलेंगे क्या, विट्रस ह्यूमर। सिलेरी बॉडी क्या होती है तो बच्चों, सिलेरी बॉडी इसके अंदर जो पार्ट है इस फ्लूइड के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी, जो बहुत ज़्यादा, ये वाला देखो यहाँ पर नजर आ रहा है ना सिलेरी बॉडी, इस लिक्विड के बाहर वाला पार्ट ये वाला, इसको बोलेंगे सिलेरी बॉडी। फिर लेंस की बात करते हैं, लेंस क्या होता है, तो ये आपको कुछ कॉन्वेक्स टाइप से नजर आ रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका क्या है, लेंस है, ठीक है बच्चों। फिर आइरिस की बात करेंगे तो आइरिस आपका ये वाला लेयर जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं क्या, आइरिस। और फिर कॉर्निया की बात करेंगे तो ये वाला जो ब्लड वाइट वाइट वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, कॉर्निया। ये आई के सारे पार्ट्स हैं, इन सब के फंक्शन अभी बताने वाला हूँ कैसे कैसे वर्क करते हैं। फिर आपका स्लेरिया का होता है, स्लेरा देखेंगे तो ध्यान से, ये वाला जो लेयर आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्लेरा। फिर इसके जस्ट नीचे एक और लेयर नजर आ रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड के बाद एक और है हमारा ये वाला लेयर जो व्हाइट व्हाइट सा थोड़ा सा आपको कैसा ऑरेंज टाइप से नजर आ रहा है, जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये देखिए, ये है आपका रेटिना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको इसका स्टडी करना पड़ेगा, रेटिना क्या होता है। अब बात करेंगे यहाँ से, ये देखो कुछ नर्व्स आपको जाती हुई नजर आ रही हैं, ये सब नर्व्स जो है इनको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिक नर्व्स। इनका ही पूरा रोल है हमारी बॉडी के लिए, इनको ही ब्रेन से कनेक्शन किया जाता है। अगर इनका कनेक्शन ब्रेन से खत्म हो गया बच्चों, तो आप किसी भी चीज़ को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ कैसी है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये जो रेड कलर्स की वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ब्लड वेसल्स। तो आई के लिए भी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, प्रोटीन्स की भी, मटेरियल की, न्यूट्रिएंट्स की, सारी ब्लड की, हर चीज़ की आई को भी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो वर्क कैसे करेगी। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो, ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये जो आई का फेस आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का क्या वर्क है, द विट्रस ह्यूमर इज द ट्रांसपेरेंट जेल दैट गिव्स द आई इट्स शेप। अब ये जो जेलिकल पार्ट है ना, ये क्या करता है, जेली जैसा जो है, ये इस आई की शेप को फिक्स करता है। क्या करता है, इट्स आई इट्स शेप, शेप को फिक्स करता है कौन, आपका ये विट्रस ह्यूमर जो है। आगे बात करेंगे, शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर सिलेरी बॉडी क्या होती है, तो देखो सिलेरी बॉडी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला जो रेड कलर का पार्ट है यहाँ पर, ये आपकी सिलेरी बॉडी है, ठीक है।
अब ये सिलेरी बॉडी क्या करती है, द रिलैक्सिंग मसल्स मेक्स द लेंस थिन और डिस्टेंस विजन वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग देन थिकनेस द लेंस फॉर क्लोजअप विजन। ये जब आपने एक चीज देखा होगा ना, जब आप एकदम से अंधेरे में जाते हो तो लेंस का साइज आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है, थिक और थिन बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर की चीजों को आप देख रहे हैं, विजिबल लाइट क्लियर नहीं आ रही वहां से, उस केस में आपका कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सिलेरी बॉडी होती है। ये वाली जो बॉडी है यही आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है साइज का इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, याद रखना। और हम पावर ऑफ अकोमोडेशन आगे हम पढ़ेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो उसको भी यही से समझना पड़ेगा हमें। जो ये जो सिलेरी बॉडी होती है आपकी, यही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं सिलेरी बॉडी के बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बच्चों। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में अभी आपको वही बोल रहा था, सिलेरी बॉडी ही रेस्पॉन्सिबल होती है। दिस एबिलिटी टू चेंज द लेंस फोकल लेंथ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि ये जो लेंस है हमारा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके विजन के लिए चेंज होती रहती है, और उसको चेंज करने के लिए शेप के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो जो सिलेरी बॉडी है आपकी वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब आप अंधेरे में आपने देखा होगा तो आपका जो साइज है किसका, लेंस का, तो उसको थिक और थिन बनाने का काम करता है। यानी कि एकदम से जब आप अंधेरे में चले जाएंगे तो उसको थिक बनाएगा, और जब आप दूर दूर की चीज़ों को देखेंगे और आपका विजन वहां से क्लियर नहीं हो रहा तो उसको थिन बनाने की कोशिश करता है। ये सब काम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो ये सिलेरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आप याद रखना पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ अकोमोडेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो लेंस क्या होता है। लेंस इज ए क्लियर पार्ट दैट रिसीव्स द लाइट दैट एंटर द आई। लेंस की बात करें तो लेंस के बिना तो हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइट जो एंट्री करता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट पार्ट चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंट क्या है, हमारे पास लेंस है। और लेंस यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है। पहले ही मैं आपको बताया था बच्चों लेंस क्या है, तो ये है हमारा लेंस। अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस क्या करता है, लाइट को एंटर करता है, इट देन बाउंस ऑफ दिस लाइट टू द बैक टू द आई। और आई के लिए बैक भी करता है उसी लाइट को जो बाउंस करता है, यानी जिसकी वजह से हमारी क्या बनती है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है इस रेटिना पर। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यानी आई को लाइट्स एंटर कराना, रेटिना पर इमेज फॉर्म कराने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल क्या है, लेंस है बच्चों। तो वो आई की एंट्रेंस को फिक्स करता है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, ये आप याद रखिए। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका लेंस। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आइरिस क्या होता है, द आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द आई। तो ध्यान से देखिए, ये लेंस था, लेंस के आगे ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बच्चों आइरिस, ये वाला पार्ट, ये जो आइरिस है। अब ये आइरिस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मैंने अभी भी बताया आई के फ्रंट में होता है, और द आइरिस इज द colored part in front of the eye. It help screen and control the amount of light that enters the eye. तो आइरिस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि कितना लाइट एंटर कराना है आई के अंदर। बहुत ज्यादा लाइट एंटर हो जाता है तो आपको पता होगा हमारे आई वर्क करना बंद कर देती है बच्चों, याद रखना। इसीलिए बोलते हैं नेक्ड आई से आपको कभी भी डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो आपकी आइज को क्या होता है, डिफेक्ट हो सकता है, यानी हार्मफुल हो सकता है, डिसीज हो सकती है। याद रखना बच्चों, इसीलिए बोला जाता है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आयरिस है। हालांकि आयरिस हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है उस चीज से कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर कराना है, लेकिन आयरिस कितना करेगा आप भी समझते हैं, जब अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो व्हाइट कलर का लेयर मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर जो है हमारी आईज में आपको व्हाइट व्हाइट कलर का लेयर दिख रहा है ना, ये किस क्या है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब क्या करता है कॉर्निया, लाइट एंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर करेगा, फिर इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट bulge on the bulge on the front surface of the eyeball। आई बॉल के सामने क्या बना देगा, ये ट्रांसपेरेंट एक बल्ब बना देगा। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। आउटर सरफेस जो है कॉर्निया का, मोस्ट ऑफ द आई आपकी यहीं से एंटर करती है, आई के अंदर जो भी आती है, फिर उसको उसकी पावर को, यानी कि कितने अमाउंट में अंदर जाना है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो आयरिस होता है। तो आयरिस का वर्क है अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करना है, और जो रेटिन उसका कॉर्निया का क्या काम है, तो कॉर्निया का जो काम है, जो बाहर वाली लेयर है सबसे ज्यादा वो लाइट को एंटर कराती है, और किस रेज को किस तरीके से एंटर करना है, यानी एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो कौन कराता है बच्चों, वो हमारा क्या कराता है, कॉर्निया कराता है, और आयरिस हमारे अमाउंट ऑफ लाइट को फिक्स करता है। ठीक है बच्चों,
आगे बात करते हैं, सिलेरा क्या होता है? द सिलेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो अब यहाँ पर आपको जो वाइट पार्ट नजर आ रहा है ना, ये लास्ट वाला, एक्चुअल में ये वाइट नहीं है, थोड़ा सा वॉयलेट जैसा नजर आ रहा है। सिलेरिया इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई। इट इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द आई इनसाइड द आई। अब पीछे से साइड से अगर आप देखेंगे तो आई को प्रोटेक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। सेंसिटिव पार्ट है तो इसको इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर जो पीछे वाला लेयर है ना आई के अंदर, पीछे जो रेटिना बना है उसके पीछे, उसको प्रोटेक्ट करता है कि इसको कोई भी डिफेक्ट ना हो, पीछे से प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इसलिए ये टफ वाला मटेरियल होता है। याद रखना बच्चों। आगे बात करें तो कोरोइड क्या होता है? कोरोइड जो था उसके जस्ट बाद वाला लेयर है जो यहाँ पर रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। ये जो कोरोइड है क्या करेगा? द कोरोइड इज द मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। इट इज फिल्ड विद द ब्लड वेजल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द आई। इसका मतलब ये जो रेड कलर वाला है ये रेस्पॉन्सिबल है आई के लिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए, ब्लड का सप्लाई करने के लिए। अभी एकदम समझ में आ रहा होगा कि आई हमारा एकदम से ओपन हो गया कि यस सर। बच्चों ये आई का आपको फिगर भी याद रखना है और इसके सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए, यानी कि इंडिकेट करना नजर आना चाहिए। और यही फिगर आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये फिगर आपको 100% लर्न करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो कोरोइड आपको समझ में आ गया। फिर आपका रेटिना क्या होता है? तो रेटिना क्या है आपका, देख लीजिए। द रेटिना रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द लेंस। इट इज मेड अप ऑफ द रॉड एंड कॉन्स। तो रेटिना जो ये वाला है इसके पास रॉड्स होती हैं और क्या होती हैं? कॉन्स होती हैं। दोनों चीज़ों से मिलकर के आपका रेटिना बनता है। और ये रॉड्स और कॉन्स क्या वर्क करती हैं? तो कॉन्स जो होती है वो कलर को आइडेंटिफाई करती है बच्चों, और रॉड्स क्या करती है आपकी, यहाँ पर देखो, द रॉड्स लेट द आई सेंस लाइट, यानी कि लाइट जो आ रहा है उसको सेंस कौन करेगा? तो रॉड्स सेंस करेंगे, और फिर उस कलर को आइडेंटिफाई करेगा तो वो कॉन्स करेगा। अगर आपकी कॉन्स वीक हो चुकी हैं या कॉन्स आपका नंबर ऑफ कॉन्स कम है, तो बच्चों उसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कलर विजन, यानी वो किसी किसी कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एकदम से समझ में आ गया होगा कलर विजन होने का रीजन। तो आपकी जो कोन्स है, नंबर ऑफ कोन्स या तो वीक हो चुकी हैं या आपकी नंबर ऑफ कोन्स कम है, उसकी वजह से आपका कलर का डिसीजन नहीं हो पाता है, और उसे बोलते हैं हम कलर विजन। ठीक है बच्चों। रॉड्स क्या करती हैं? आपके कलर को आइडेंटिफाई, यानी रॉड्स क्या करती हैं? लाइट को आइडेंटिफाई करती हैं, सेंस करती हैं कि हमारी आई के अंदर लाइट एंटर कर रहा है। रेटिना एक्चुअल में वो पार्ट है जहां पर इमेज भी फॉर्म होता है। याद रखना, अभी आगे बताने वाला हूँ। ब्लड वेजल्स क्या होते हैं बच्चों? द ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द आई। ब्लड को आई तक लेके आना, और जो भी आपका यूज्ड ब्लड है, यानी कि कार्बोनेटेड ब्लड है आपका, उसको फिर से वापस लेके जाना कहाँ पर? हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके पंप करता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? फिर क्या करेंगे बच्चों? ब्लड वेसल्स ये काम करेंगे आपके ब्लड को लाने और ले जाने का। फिर हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स बचती हैं बच्चों, ये वाली। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे? द ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व्स मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। अब कोई भी चीज का इमेज फॉर्म हमारे आई के अंदर हो रहा है, अब उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है। तो विद इन मिली सेकेंड्स वो जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं ब्रेन से, आई से जाकर के ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, और ब्रेन उसको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है कोई भी चीज़ का जिसका इमेज फॉर्म हो रहा है। याद रखना, ठीक है बच्चों। इमेज ऑलवेज उल्टा बनता है हमारे रेटिना पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लेंस। लेंस के बारे में अगर स्टडी करेंगे, द आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो लेंस ही वो पार्ट है आई का जो इमेज फॉर्म करता है। ये अगर वीक हो गया या फिर ये बेकार हो गया या ये है ही नहीं, तो आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते हो बच्चों। लेंस उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब लेंस क्या करेगा? तो रेटिना पर इमेज बनाएगा। ये आपका रेटिना है, ठीक है। रेटिना पर इमेज बनाएगा, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना। तो हमारे आई में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो आपके विजन के अकॉर्डिंग समझना है। नियर पॉइंट मतलब सिंपल है, आप पास वाली चीज़ों को कितना देख सकते हैं, यानी कितने मैक्सिमम नियर थिंग्स जो रखा हुआ है उसको देख सकते हो। और फार पॉइंट का मतलब आप कितने दूर की चीज़ें देख सकते हो। तो याद रखना, ह्यूमन आई के केस में नियरेस्ट पॉइंट जो है बच्चों किसी भी चीज़ के विजन का, वो है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी आप इतना ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हो। अगर आप
लेस देन 25 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ को देखोगे, दिखेगा नहीं आपको, ब्लर हो जाएगा। आप अभी ट्राई करिए, एकदम से एक्सपेरिमेंट करिए, मोबाइल को आई के एकदम से क्लोज लेके जाइए, इतना क्लोज लेके जाइए, नहीं दिखेगा, ब्लर हो जाएगा बच्चों। इसलिए बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट आपका कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, फारेस्ट पॉइंट आपका इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट है मतलब आप आई से सन को भी देख सकते हो, मून को भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो है आपका फार पॉइंट क्या है, तो आपका इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट लेंस से देखो इस तरीके से नियर वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट है, इमेज आपका इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इससे ज़्यादा नियर जाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। ये तो नियर फार पॉइंट तो आपका इन्फिनिटी पर जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन। अब आपके बहुत सारे डिफेक्टेड हो जाते हैं हमारी आई में, वो हमको समझना है कि सर क्या क्या डिफेक्ट ऑफ विजन है। यानी कि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो आपकी जेनेटिकली होती हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें समझने वाले हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन समझेंगे तो समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड द कंफर्टेबली। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। इसका मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि जो हमारा आई को दिखने वाली पावर है वो कम हो जाए, पावर ऑफ अकोमोडेशन आपका चेंज हो जाए, वही आपका क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन है। डिफेक्ट ऑफ विजन की अगर बात करें तो देयर करेक्शन भी हम बात करेंगे, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है। तो पहला है आपका, सबसे पहला जो रोग है, डिसीज है, वो है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बच्चों ऐसा डिसीज है जो कॉमन है, वो सबको होना होता है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है तो आपकी आई पर एक लेयर, वाइटिस कलर का लेयर बनते जाता है, आपका जो लेंस है उसके ऊपर एक लेयर बनता जाता है, और वो जो लेयर बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कैटरेक्ट। इट इज द कॉमन आई प्रॉब्लम दैट कैन अकर विद एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, इसीलिए जो लोग एज्ड होते जाते हैं बच्चों, उनको दिखना कम होता जाता है। वो यही रीजन है कि उनकी आई पर क्या होता है, एक ब्लर कलर की लेयर बन जाती है, वाइटिस कलर का लेयर आता है, ट्रांसपेरेंट लेयर आता है, जिससे आपने देखा होगा थोड़ा येलोइश जैसा आपका लेंस बन जाने लग जाता है। यानी जो व्हाइट कलर हमें अभी दिख रहा है ना, वो हमारा थोड़ा येलोइश हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको लगता है कि अब एज के अकॉर्डिंग ये कैटरेक्ट होने वाला है बच्चों, उसी टाइम पर लेंस को चेंज करा दीजिए और आर्टिफिशियल लेंस उसमें आप डलवा दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, करेक्शन। हाउएवर कैटरेक्ट्स आर treatable through surgery where the cloudy lens is replaced by a with a क्लियर आर्टिफिशियल लेंस। तो मैंने आपको वही बताया, आर्टिफिशियल लेंस आप लगवा सकते हो उसकी जगह पर, और आपका कैटरेक्ट जो है वो ठीक हो जाएगा। मायोपिया की बात करें तो बच्चों ये रोग कैसा है, मायोपिया मतलब मेरा डिजीज। मेरा डिजीज मतलब मैं सर क्लास में लास्ट में बैठता हूँ, मुझे जो आपका ग्रीन बोर्ड है या फिर जो आपका वाइट बोर्ड है या फिर आपका डिजिटल बोर्ड है उस पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तो बेटा आप बैठे कहाँ पर हो, बैक बैक बेंचर हो। तो बैक बेंचर हो, आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको दूर की चीजें नजर नहीं आती हैं। सर पास की चीजें तो नजर आ जाती हैं। अब टीचर आपको बोलता है कि आप आगे आइए, लेकिन आप नहीं आ रहे। तो अभी मेरी वीडियो तो आप देख पा रहे हो मोबाइल में, क्यों, आपने मोबाइल इस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्लियर। लेकिन क्लास में नहीं दिखता सर, इसलिए मोबाइल से पढ़ रहा हूँ सर। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास से नहीं पढ़िए, हम भी क्लास में बहुत कम पढ़े हैं, पढ़ते थे लेकिन क्लास कम अटेंड किया, ठीक है। फिर आपका नियर साइडनेस भी इसको बोलते हैं, मतलब नियर वाला ही आप देख सकते हो, दूर वाला आप नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं मायोपिया। मेरा डिसीजन सर क्लास में मुझे नहीं दिखता, ऐसे समझ लीजिए। मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मतलब जो इमेज है वो आपके रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म हो जाता है, इसलिए वो आपको दिखता नहीं, क्लियर नहीं दिखता, वो ब्लर हो जाता है। करेक्शन कैसे करते हैं, तो करेक्टेड यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉनकेव लेंस को यूज करके देखो, मैंने कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये यहाँ से आने वाली रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज होने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और फाइनली आपका रेटिना पर इमेज मिल जाएगा। तो याद रखना, मायोपिया डिसीज को खत्म करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, यानी कि आपका कुछ इस तरीके का लेंस, ठीक है बच्चों। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया को खत्म करने के लिए। अब आपको इजीली आपका इमेज रेटिना पर बन जाएगा। एक्चुअल में वो इमेज पहले यहाँ बन रहा था, इस इमेज को मैंने यहाँ पर पहुंचाने के लिए क्या यूज किया है, कॉनकेव किया है, ताकि वो डाइवर्ज हो जाए इमेज, पहले जो रेज हैं, और डाइवर्ज होने के बाद में जो आई का लेंस है वो उसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है।
चलिए, तो ये समझ में आ गया मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है। फिर है आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है सर? हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको दूर की चीजें नहीं दिखती, पास की चीजें दिख जाती हैं। पास की दिखती है सर, दूर की नहीं दिखती है? नहीं 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 नहीं, ये तो अभी हुआ सर मायोपिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चों आपको दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। ये समझ आया? यस, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फॉर फार साइटनेस बोलते हैं। अफेक्टेबल पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इस बार आपकी जो इमेज होती है वो आपके रेटिना के यहाँ पर जाके फॉर्म हो जाती है, इसलिए वो आपको नजर नहीं आती, यानी कि ब्लर नजर आती है, फॉर्म ही नहीं हो पाती इमेज। तो बहुत बड़ी बड़ी इमेज एकदम से ब्लर दिखती है। इसको करेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस अब हमारे पास दो हो जाएंगे, एक हमारे आई का कॉन्वेक्स लेंस और एक जो हम यूज कर रहे हैं वो वाला लेंस। तो दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे, देखो इसको करेक्ट करने के लिए। और मैंने इस तरीके से लगाया, ये वाला कॉन्वेक्स और ये आई का कॉन्वेक्स। इसने क्या किया, इसने कन्वर्ज किया, फिर डबल कन्वर्ज हो गया। तो इमेज, यानी कि पहले जो इमेज फॉर्म हो रहा था रेटिना के दूर जाके फॉर्म हो रहा था, मैंने दो कॉन्वेक्स यूज किए। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है तो पहले वो वहां पर जाके फॉर्म हो रही थी, अभी वो ऐसे आके यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो इमेज आपके एग्जैक्ट रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर याद रखना बच्चों, इसके लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, क्योंकि डबल कन्वर्ज करना पड़ा इसमें। डबल कन्वर्ज क्यों करना पड़ा, सिंगल कन्वर्जन से वो रेटिना के पार जा रहा था ना, तो डबल कन्वर्ज कर दिया तो रेटिना पर आ गया बच्चों। वो भी लेकिन हमें मेजर करना पड़ता है कि, इसीलिए आपके सामने वो टेबल लगा रहता है, लेटर्स को आपसे स्टडी करवाता है, कितने पावर का इसको लेंस लगाना है, वो सारी चीज़ें वहीं से समझ में आती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। प्रेस बायोपिया, ये एक ऐसा डिसीज है, अभी तक आपने पास वाली चीज़ें देख ली, दूर वाली चीज़ें देख ली। अब आप कैसी चीज़ें देखेंगे, तो ध्यान से देखिए। अफेक्ट पीपल एज दे एज, एज के अकॉर्डिंग ये अफेक्ट होता है। लीडिंग टू डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये पास वाली चीज़ों को नहीं देख पाता, 25 सेंटीमीटर पर भी नहीं देख पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे देखा ना बुजुर्ग लोगों को, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो देखते हो तो ऐसे करते हो, ऐसे मतलब एडजस्ट करते हैं। तो जिनका एज बढ़ता है अकॉर्डिंग टू एज, उनको देखना कम हो जाता है, उनका जो लेंस का पावर है वो कम हो जाता है। तो ऐसे करके देखते हैं, यानी 25 पर भी नहीं नजर आता, उससे थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करते हो। ठीक है, उसको कैसे, तो फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स द नियर पॉइंट ग्रेजुअली मूव्स फर्दर, यानी जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वाला है वो एक्चुअल में थोड़ा सा दूर हो जाता है। ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अभी समझ में आ गया, जो मैंने आपको नियर बाई पॉइंट 25 सेंटीमीटर बताया था, इस डिसीज में वो आपका 25 से हटके दूर हो जाता है, यानी वहां पर आपको दिखने लगता है। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि थोड़े से एज्ड हैं, वो न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखा है ना आपने, ऐसे करके। यही रीजन है। ठीक है बच्चों, अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इसको भी करेक्शन के लिए हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसका पहले तो कॉज समझ लीजिए, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। अब आपकी सिलेरी मसल्स कहाँ पे मैंने बताई थी बच्चों, तो सिलेरी मसल्स देखो यहाँ पर जो थी, यहाँ पर जो है वो सिलेरी मसल्स हैं। ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये वीक हो जाती हैं, और इनके वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, इनका वीक हो गई तो क्या हो जाएगा मसल्स, एंड रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस ओवर टाइम, रिजल्ट इन डिक्रीज्ड एबिलिटी टू फोकस और नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ए कंडीशन ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ता है सिलेरी मसल्स आपकी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वीक होने के बाद फिर मैंने क्या बताया, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आपके लेंस की पोजीशन को फिक्स करती हैं। अब अगर वो वीक हो जाएंगी तो वो हमारी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका नियरेस्ट पॉइंट, नियर पॉइंट क्या 25 था, वो थोड़ा सा क्या करेगा, हिल जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वही आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर। ये डिसीज आपका हाइपर सॉरी प्रेस मायोपिया होता है। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो करेक्टेड विद रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं ना, देखा होगा हमने, ऐसे चश्मा देते हैं ना वो बुजुर्ग लोग, ये वो चश्मा पहन के फिर उसको देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को, तो वो हम इसको यूज करते हैं, रीडिंग ग्लासेस। और बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस मतलब दो ले फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करेंगे, विच है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बाई फोकल का मीनिंग है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसों का मिक्सअप करके हम यूज करते हैं, उसको बनाते हैं। और डिस्टेंस एंड नियर विजन आपका रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाता है, और प्रेस बायोपिया आपका ठीक हो जाता है। ये था हमारा यहाँ तक सारी डिसीज का करेक्शन। अब हमारे जाएंगे कुछ फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ द
लाइट के रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के। रिफ्लेक्शन हम पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, अब हमें रिफ्रैक्शन पढ़ता है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, तो ये आपको नजर आ रहा है एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अंदर अगर कोई भी लाइट, वाइट लाइट सोर्स आता है, तो वो लाइट आपकी यहाँ से इस तरीके से डिस्पर्स हो जाती है और आपको विबग्योर जैसा कलर नजर आता है। आगे वाली इमेज में आपको देखेगा। देखिए ये एंगल इंसिडेंट रे था, वाइट लाइट था, यहाँ पर आने के बाद उस तरीके से गया और ये ऐसे पास हो गया। तो अभी इसने केवल क्या दिखाया है कि जो वाइट लाइट आ रहा था वो प्रिज्म के अंदर गया, उसमें कलर डिस्पर्स हुए, फिर वो प्रिज्म से बाहर निकल के गया तो फिर से वाइट लाइट में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वो क्या बताने वाला है बच्चों, एंगल बिटवीन द लेटरल फेसेस इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। दो फेसेस के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। और बच्चों जब मैंने इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आया था, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाया था, रेयर मीडियम टू अगर डेंसर जाता है कोई भी लाइट रे, तो बच्चों वो क्या हो जाता है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखिए पहले तो मैंने इस वाले सरफेस को देखा, इस सरफेस पर एक नॉर्मल बनाया और इस नॉर्मल के टुवर्ड्स जो ये शिफ्ट हो गया, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे आ गया। ये मैंने ड्रॉ किया है, इसलिए इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो कैसे पड़ेगी बताने वाला हूँ। फिर मैंने देखा कि ये यहाँ पर ऐसे जाने के बाद अब आपका देखो डेंसर मीडियम था, बाहर जाने के टाइम पर रेयर हो जाएगा, रेयर हो जाएगा तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये मैंने यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से लाइट चला गया। इसको बोलेंगे आपका इमर्जेंट रे और इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर। तो देख लीजिए ऐसे जा रहा था लाइट, ऐसे चला गया। ये है प्रिज्म की कहानी, एकदम डिफरेंट कहानी है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लाइट रेज को पीछे आपको बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया। इनके बीच में जो एंगल बन गया बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब लाइट के अंदर इतना एंगल डेविएट हो गया, लाइट ने अपना रास्ता इतना डेविएट कर लिया, वो एंगल जो है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको दो एंगल समझ में आ गए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है दो लेटरल सरफेस के बीच में, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो जब लाइट दो सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो जाती है उसके बाद जो एंगल पीछे बढ़ाने के बाद जो लाइट रेज को मिलता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ। यहाँ पर ये वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब मैंने लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराया, नॉर्मल से इनवर्स गया, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। आप रीड कर लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इस केस में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा और फिर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। वही सब यहाँ पर इनको नेमिंग किया है, पीई आपका क्या है, फिर ए बी आपका क्या है, सब बता दिया। ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखो, एंटर द प्रिज्म फ्रॉम एयर टू इट्स फर्स्ट सरफेस ए बी एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर है आपका एंगल, आपका जो डी है, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा बताना था हमको, तो ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया क्लियर। चलिए, अब एंगल ऑफ डेविएशन भी आपको समझ में आ गया और ये यूनिक होता है टू प्रिज्म एंड वेरी विद द प्रिज्म इन शेप एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये जो एंगल है किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ये यूनिकली होगा लेकिन डिपेंड किस पर करेगा, तो याद रखना ये डिपेंड करेगा आपके इंसिडेंट रे के एंगल पर, यानी कि आई एंगल कितना है इस पर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है। और इसके शेप पर भी डिपेंड करेगा, जो प्रिज्म का शेप है वो किस तरीके का है। ठीक है। ये दो चीजें इसमें मैटर करेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बाई प्रिज्म। अब लाइट का डिस्पर्जन प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है। ये डिस्पर्जन इसको बोला जाता है, ये 7 कलर में जाकर के क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और इसको बोला जाता है क्या, विबग्योर। विबग्योर का मीनिंग क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पर देखो, ये आपका ऑरेंज हो गया, ये आपका रेड हो गया, ये आपका येलो हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया, ये आपका विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हमारे पास होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर। जब व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म से डिस्पर्स किया तब हमें समझ आया कि सर 7 कलर तो ऐसे होते हैं। उसके बाद देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाई प्रिज्म तो आपको समझ में आ गया, 7 कलर्स में जाता है। अब उसके कुछ एप्लीकेशन समझ लीजिए, उसके कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। रेनबो इन द स्काई आर ऑप्टिकल फिनोमिनन क्रिएटेड बाय द डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो रेनबो फॉर्म होता है बच्चों, ये कैसे फॉर्म होता है, बेसिक सा फंडामेंटल इसका समझ लीजिए। बेसिक सा ये है कि रेनबो फॉर्म होने के लिए एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं,
वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, सनलाइट उनके अंदर क्या करता है, एंटर करता है, और एंटर करने के बाद सपोज आपके पास इस तरीके का कोई वाटर ड्रॉपलेट था, इसके अंदर लाइट ऐसे आया, वो आपका ऐसे, इसके अंदर लाइट आया, वो आपका क्या हो रहा है, एक ही लाइट जो है वो वाइट लाइट, वो डिस्पर्स हो जाता है कलर्स में, और इस तरीके से आपको ये जो रेनबो फॉर्मेशन है वो नज़र आता है आपके एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है, ये रेनबो फॉर्मेशन देखो ये हो रहा है। और इसमें आप मैक्सिमम केस में पाएंगे रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर तक ही आपको मैक्सिमम चीजें नजर आती हैं। ग्रीन कलर तक आते आते, वॉयलेट तक आते आते, इंडिगो तक आते आते वो क्या हो जाता है, मतलब फेड पड़ जाता है, फेडेड हो जाता है, कम दिखने लगता है। क्योंकि वो जो कलर हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ विवग्योर में जो कलर है नीचे वाले, कौन सा, इंडिगो, वॉयलेट और ब्लू, इनका डिस्पर्जन कम होता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है। जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है उनका डिस्पर्जन ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको रेड, ऑरेंज और येलो ये कलर ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। वाटर ड्रिपलेट में देखो कैसे होता है, ये सनलाइट है, बीम आ रहा है, यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये कलर आपका कलर डिस्पर्जन हो गया। देखो ध्यान से, एक ही वाइट लाइट आपका कई सारे कलर्स में यहाँ पर डिफरेंट यानी कि डिस्पर्स हो जाता है, इसको बोलते हैं आपका क्या, रेनबो फॉर्मेशन। और ये है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म के केस में यानी ये ड्रॉपलेट यहाँ पर किसका काम कर रही है बच्चों, तो प्रिज्म का काम कर रही है, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट। आया समझ में, इसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, वही सब इसमें लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन आपको समझना है, यह है हमारा एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से लाइट रे आ रही थी बच्चों, तो एटमॉस्फेयर आपका इसके कंपैरिजन में ये आपका रेयर है, रेयरर है, और ये है आपका डेंसर। तो डेंसर और रेयरर में क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ से जब लाइट आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगा, और इसीलिए आपका कौन सा कलर सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा, तो देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स में अपियर टू वेवर और फ्लिकर व्हेन सी थ्रू आउट हॉट राइजिंग एयर एबव ए हीट सोर्स। हीट सोर्स से आपको नजर आता होगा इस तरीके से। अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो वहां पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दिस हैपन्स बिकॉज द हॉट एयर नियर द सोर्स हैज ए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कलर देन कूलर एयर कॉजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि जो हॉट एयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वो आपका क्या है, चेंज हो जाता है देन कूलर। तो जो कूलर आपके पास रीजन है और जो आपका हॉट रीजन है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, दोनों मीडियम अलग होंगे। इस वजह से लाइट का जो ट्रेवलिंग है, वो जो हॉट एयर है या हॉट एटमॉस्फेयर है, वो आपका क्या रेयर होगा कूलिंग की कंपैरिजन में। तो लाइट इस तरीके से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसके एप्लीकेशन यानी एग्जांपल समझ लीजिए। तो टिंकलिंग ऑफ जो स्टार होता है उस केस में क्या होता है, देखो लाइट फ्रॉम ए स्टार यहाँ से ऐसे आ रहा था, फिर ये मीडियम आ गया तो इस मीडियम ने थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड किया, फिर एक मीडियम आ गया उसने ऐसे बेंड किया, फिर एक मीडियम हल्का आ गया उसने ऐसे किया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। फाइनली अगर आप इसको पीछे बढ़ा के देखो तो ऐसे लगता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे वो ट्विंकलिंग होता रहता है। इस तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें फील होता है। तो उसको देख सकते हो, स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलिंग ए एज स्टार लाइट enter the earth's atmosphere it continuously reflects making the star seems slightly higher than its actual position। मतलब ऐसा लगता है, देखो मैंने अभी बताया ना, यहाँ से आपको ऐसे लगेगा कि ये वाला स्टार जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा था। तो यही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, क्योंकि मीडियम में ट्रांस जो लाइट है अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली वो रिफ्रैक्ट होते हुए आ रही है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकलिंग। अब प्लैनेट्स आपके क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला केस तो ये है, प्लैनेट्स अर्थ के बहुत पास है कंपेरिजन टू स्टार, बहुत पास में है। दूसरा क्या रीजन है उसको देखिए, प्लैनेट्स बीइंग क्लोजर टू द अर्थ आर सीन एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ द लाइट। तो ऐसे लगते हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास में है, तो ऐसे लगते हैं कि लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो वो डायरेक्ट लाइट के सोर्स हैं। फिर क्या है, मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट साइज सोर्सेस, बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेस से मिलकर बना है, क्योंकि लाइट रे सन का जाता है वो रिफ्लेक्ट होकर आता है।
The collective effect of all these light sources cancels out variations, light entering our eye, preventing planets for the twinkling. मतलब planets खुद ऐसा लगता है कि वो लाइट सोर्स है, तो इसलिए वहां से जो लाइट आ रहा है सीधे, और वो एक तो नियर है बहुत ज़्यादा अर्थ के, तो हमारे आइज को जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट होते हुए नज़र नहीं आता है, इसलिए हमें जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा आगे उसके बाद बात करेंगे हम एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट मतलब ये है, आप देखते होंगे जब आपका सनराइज करता है सुबह ही, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इस तरीके से जगते हैं, ऐसे करते हुए जाते हैं, तो आपको वो रेडिश रीजन नजर आता है। प्रॉपरली सन नहीं निकला होता लेकिन रेडिश रेडिश नजर आता है। क्यों बच्चों? रेड कलर आपका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है वही आपको नजर आता है, यानी कि पहले ही दिखने लग जाता है, वो ट्रेवल बहुत जल्दी करता है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। तो सुबह जब सन एक्चुअल में नहीं निकला होता है तो रेड कलर आपको नजर आता है। ऐसे ही शाम को जब सन आपका सेट हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी आपको रेडिश कलर फिर नजर आता है। इसका मतलब ये है कि सन सेट हो रहा है लेकिन जो रेडिश कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इसलिए वो अभी एक्चुअल में क्या नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, डिस्पर्स नहीं हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये रीजन है कि आपको सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन आपको बहुत ज्यादा रेडिश नजर आता है। अब उसको एक बार देख लीजिए वर्ड्स में क्या है। The sun is visible a few minutes before the actual sunrise and remains visible for a few minutes after the actual sunset due to the atmospheric refraction. तो जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किस कलर का होता है? रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किस कलर का होता है? बच्चों रेड कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है। याद रखना है इस चीज को। This effect occur because the atmosphere bends sunlight, causing the sun to appear slightly above the horizon before a sunrise and after sunset. यही रीजन है आपका कि सनसेट और सनराइज, सनसेट के बाद भी काफी टाइम तक आपको नजर आता है, और सनराइज होने से पहले भी आपको रेड कलर से नजर आ जाता है कि भाई सन इधर निकल रहा है। ये रीजन है आपका। ठीक है, रिफ्रैक्शन है ये। अब हम बात करते हैं आगे। बट आगे एडवांस सनराइज एंड सनराइज में डिले सनसेट में वही बताया है कि अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट दीज टाइम्स, ये आपने देखा होगा। देखो ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो यहाँ से जो ज्यादा नीचे जा चुका है, यहाँ से रेड कलर का जो है वो विजिबल कम हो जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है उसका विजिबल ज्यादा रहेगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ वाला का कम हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसको ट्रेवल ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा, इसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा विजिबल हो रहा है। चलिए आगे है बेटा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो लाइट स्कैटर भी बहुत जल्दी होती है। हमारे पास मीडियम है, हमारा एटमॉस्फेयर भी एक मीडियम है, कई सारे इसमें डेंसर पार्टिकल, रेयर और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और फॉग वगैरह क्या क्या हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, अब उस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी लाइट स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से हमको जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। तो बेस्ट एग्जांपल याद कर दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको जो आपका स्काई है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लीड्स टू वेरियस नेचुरल फिनोमिनन। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द डीप सी कलर, सनराइज एंड सनसेट, रेडनिंग आर एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिनन। सनसेट का जो रेडनिंग भी दिखता है ना, रेड कलर का, उसमें भी इसका लॉजिक है। किसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, यानी कि रेड कलर बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है उस टाइम पर जब आपका सनसेट हो रहा है, तो वेवलेंथ ज्यादा है ना, ट्रेवल डिस्टेंस ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए दिखता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर केस उल्टा है कि जब आपका ब्लू कलर दिख रहा है तो इसका रीजन क्या है? तो बच्चों इसका रीजन ये है, रेड कलर एक्चुअल में वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ब्लू कलर उतना नहीं कर सकता है, इंडिगो नहीं कर सकता है, वॉयलेट नहीं कर सकता है। ये तीनों ही कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। अभी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही वाटर के साथ होता है। वाटर पर जब भी व्हाइट लाइट आता है ना, बाकी के सारे जो वेवलेंथ वाले कलर हैं, जैसे ये रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये ट्रेवल कर जाते हैं, बट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, थोड़ा थोड़ा ग्रीन, ये आपके वाटर के अंदर भी क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ये भी आप याद रखना है, इसीलिए आपको वाटर ब्लू दिखता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन लाइट्स पाथ बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग बाय रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल्स, ए फिनोमिनन नोन एज द टिंडल इफेक्ट। बच्चों टिंडल इफेक्ट तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था, 8th क्लास में भी बताया गया था, प्रैक्टिकल भी बताते हैं उसका, आपको एक्टिविटी भी करके बताते हैं।
ठीक है, कितने मिनट्स का वीडियो हुआ बच्चों? 39 मिनट्स का, ओके। अभी है टाइम अपने पास। तो देखिए, अब क्या करना है हमें, बहुत ध्यान से समझना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि आपका टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट की बात करें तो एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि आपके कमरे में जब आपके विंडो से मॉर्निंग में वाइट लाइट आती है ना, थोड़ा सा कहीं से आपको अगर होल दिखता है उसमें से लाइट आ रही है, तो उस लाइट का जो पाथ है उसमें डस्ट पार्टिकल्स का पाथ आपको एकदम से विजिबल होता है कि ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल आपके विजिबल हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। क्लियर? उनका पाथ जो है विजिबल हो जाता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट ऑफ लाइट। मतलब जो डस्ट पार्टिकल हैं, फॉग पार्टिकल हैं, जो आपको विजिबल हो रहे हैं लाइट रे में, वही आपके क्या है? टिंडल इफेक्ट है। और वेरी एग्जांपल आपने, बहुत इजी एग्जांपल आपने अपने लाइफ में देखा हुआ है कि जब लाइट पार्टिकल आपके विंडो से एंटर करते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो देखेंगे वहां पर डस्ट पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। जो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं बच्चों, वही आपका टिंडल इफेक्ट है। और आपने देखा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। इसीलिए हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर्स है ना, वो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों? When light encounters these particles, it is scattered in various directions, making the path of the light visible. लाइट जो आ रही है ना फोटॉन्स की फॉर्म में, तो ये जो पार्टिकल्स हैं लाइट के फोटोन से स्कैटर होते हैं, और फिर इसलिए लाइट के पाथ को ये विजिबल बना देते हैं। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, आपको याद रखना है बच्चों। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखो ये देखा है, यहाँ पर आपको फॉग नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको वाटर ड्रिपलेट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये येलोइश कलर नजर आ रहा है, ये सब टिंडल इफेक्ट के ही एग्जांपल है। मिस्ट, ए फॉरेस्ट कैनोपी, ये है आपका स्मोक फिल्ड ए रूम, ये है टिंडल इफेक्ट। ये सब आपको समझ में आ रहा है टिंडल इफेक्ट में क्या है, यानी लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं कुछ पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। बेटा अभी बच गया आपका, वाई इज द स्काई ब्लू। स्काई ब्लू क्यों होता है? अभी अभी मैंने बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिए। द स्काई अपियर ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। बच्चों याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन फॉर अपियरिंग ऑफ द स्काई ब्लू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। बहुत से बच्चे इस जगह पर रिफ्रैक्शन कर देते हैं, बहुत से बच्चे डिफ्रैक्शन कर देते हैं, बहुत से बच्चे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग तो है ही एग्जांपल आपका इसका, है ना, डिस्पर्जन भी कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो वो आपको याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपका स्काई ब्लू नजर आता है, क्योंकि स्कैटर हो जाता है ब्लू कलर, वायलेट इंडिगो ब्लू, सनलाइट बाई टैनी air molecules and fine particles in the atmosphere. Smaller particles scatter shorter wavelength of light, blue and violet, more effectively than larger wavelength red. रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो स्कैटर नहीं हो पाता है। और आपका बाकी के ब्लू इंडिगो वॉयलेट है, इनका वेवलेंथ कम है, तो वो आपके स्कैटर हो जाते हैं इजीली। वही मैंने आपको बताया था। तो याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा बेटा, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस किस में आएगा कि आपका जो स्काई ब्लू है वो किसकी वजह से अपियर होता है स्काई ब्लू, तो आपको वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन मिलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और एक होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपका ऑप्शन होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बेटा आपको नजर आता है व्हाई इज द स्काई ब्लू, तो द ब्लू लाइट बीइंग स्कैटर्ड एंटर्ड आवर आईज मेकिंग द स्काई लुक ब्लू। विदाउट द एटमॉस्फेयर द स्काई वुड बी डार्क। जैसे ही आप ऊपर जाते हो ना, यानी जितना ऊपर जाते जाते हो तो आपको वहां पर नजर आता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो डार्क होता है। और इसलिए आपने जब वो देखा होगा कभी कभी वीडियोस में, एनिमेशन वीडियोस में आपको दिखाते हैं, तो आपका स्काई कैसा नजर आता है? डार्क ब्लैक कलर का। बिग बैंग थ्योरी आपको जब दिखाया जाता है उसमें पूरा ब्लैक दिखाते हैं ना। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द स्काई अपियर डार्क बिकॉज स्कैटरिंग इज लेस प्रोमिनेटेड। मतलब जब भी आप ज़्यादा स्कैटरिंग वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग तो हमारे एटमॉस्फेयर में आके होगा ना, यहाँ डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, वहाँ डस्ट पार्टिकल नहीं तो स्कैटरिंग कैसे होगा आप बताइए। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं व्हाई इज द रेड कलर यूज्ड फॉर द डेंजर सिग्नल्स। तो रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर बाय फॉर फॉग और स्मोक विच इज
वाई इट्स यूज्ड फॉर द डेंजर सिग्नल। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये स्कैटर नहीं होता है, इसको लंबे समय से और लंबी दूरी से देखा जा सकता है, याद रखना। इसीलिए रेड कलर एम्बुलेंस पर यूज होता है, ट्रैफिक लाइट में यूज होता है। और बच्चों टावर पे जो देखा है ना, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना किस वजह से टावर पर रेड कलर का सिग्नल लगाया जाता है, इसी वजह से लगाया जाता है। एरोप्लेन्स वगैरह जब वहां से मूव होते हैं उनको वो विजिबल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऊंचाई के, बहुत सारे हाइट के टावर आपने देखे होंगे ना, उन पर ये रेड कलर इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो विजिबल हो जाए कि भाई यहाँ पर कुछ खतरे वाली चीज़ है। याद रखना एम्बुलेंस पर भी वही होता है कि आपको दूर से दिख सके, है ना। और रेड ट्रैफिक लाइट में तो रेड कलर दूर से ही दिखता है आपको कि भाई रेड लाइट है, जाना नहीं है, ठीक है, डेंजर एरिया है। तो रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज इट रिटेन्स इट्स कलर इवन इन सच कंडीशंस। तो बच्चों आपका ये वाला स्लाइड हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी चल रही है। और अब आने वाली सीरीज में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। अभी आपके फिजिक्स के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, बट 2 चैप्टर अभी और बचे हुए हैं आपके फिजिक्स के, कंप्लीट करा दूंगा सारे चैप्टर्स। निश्चिंत तौर से आप टेंशन फ्री हो जाइए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ पूरा कंटेंट। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको कुछ भी बचता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये मेरा अभी बचा हुआ है। आप कुछ भी नहीं पाएंगे ऐसा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसमें से छूट गया। थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा मैंने कवर किया है और आने वाली वीडियोज में भी ऐसा ही करूंगा। उसके बाद याद रखना बच्चों, फिर मैं आपका क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा। और दूसरी तरफ में बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 10th क्लास के सिलेबस को कवर करने के साथ साथ अभी मैं 12th क्लास के अपने बड़े भाई लोगों के लिए आपके साथ, जो बड़े भाई हैं उनको भी बताना, 12th क्लास के सीरीज स्टार्ट करूंगा। टाइटल उस पर जेई लिखा जा सकता है, बट जेई का सिलेबस बच्चों सेम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, याद रखना। और आप भी जब तैयारी करेंगे 11 12th में तो मैं ऑलरेडी आपके साथ हूँ, रेडी रहिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, बाय।